हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की वीडियो से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर के फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। तो इसमें लोगों की काफ़ी डर रहते हैं, तो आपके डर में दूर करने आया हूँ, क्योंकि आज की वीडियो में बात करने वाले अपने यूनिट फर्स्ट के बारे में, जो वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो मैं आज बताने वाला हूँ इस वीडियो में। यहाँ से क्वेश्चन जो 7 और 10 मार्क्स के आते ही आते हैं, तो आपको ध्यान से वीडियो देखनी है। तो सबसे पहले अपने सब्जेक्ट फार्मास्यूटिकल जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसका मतलब समझ लेते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि केमिस्ट्री होती क्या है। केमिस्ट्री का मतलब होता है जिसमें केमिकल कंपाउंड के बारे में स्टडी करते हैं सर, उसको बोलते हैं हम केमिस्ट्री बोलते हैं। जो हमारी केमिस्ट्री होती है इसकी दो पार्ट होते हैं, एक हमारा होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और एक हमारा होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब होता है, इसको बोलते हैं हिंदी में कार्बनिक रसायन बोलते हैं, कार्बनिक रसायन बोलते हैं, ठीक है। और इनऑर्गेनिक का मतलब होता है अकार्बनिक रसायन, ठीक है। मैं अभी हिंदी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप नए नए आए हैं, बी फार्मा में एडमिशन लिए हैं, यहाँ पे इंग्लिश में आपको सारी चीजें मिल रही होंगी, इसलिए मैं अभी थोड़ा आपको बताते हुए चलूंगा, मीनिंग भी लिखते हुए चलूंगा, मैं मीनिंग बताते हुए जाऊंगा। आप अपने नोट्स में पेंसिल से जरूर से लिख लेंगे, किसी भी चीज का मीनिंग जरूर से लिखेंगे, तभी आपकी इंग्लिश स्ट्रांग होगी और आप सारी चीजें अच्छे तरीके से एग्जाम में एक्सप्लेन कर पाओगे, ठीक है। तो आइए जानते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती क्या। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब होता है जिसमें हम क्या करते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर, इतने सारे एलिमेंट के बारे में स्टडी करते हैं सर, उसी को हम बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो मैंने क्या क्या बोला, मैंने बोला कि जिसमें हम क्या करेंगे, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड सल्फर के बारे में स्टडी करेंगे, इतने सारे एलिमेंट के बारे में स्टडी करेंगे, उसे सर बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और आपको एक पॉइंट याद रखना है, जो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनके बीच हाइड्रोजन बॉन्ड होता ही होता है, ठीक है। उनके बीच क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। तो यह पॉइंट आपको याद रख लेना है, हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं। जैसे मैं एग्जांपल की बात करता हूं, तो यहाँ पे हमारा एग्जांपल में दिया गया है ऑर्गेनिक कंपाउंड CH4 दिया गया है। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं, CH4 का मतलब होता है मेथेन, मेथेन। यहाँ पे CH3OH लिखा गया है, मतलब मेथिल एल्कोहल, एल्कोहल, मेथिल एल्कोहल इसका नाम हो गया। अगर मैं मेथेन का स्ट्रक्चर बनाऊं तो इस तरीके से सर हमारा स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। कार्बन बनाएंगे, कार्बन से 4 हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारे हाइड्रोजन हैं, यह हमारे कार्बन से जुड़े हुए हैं, किसके द्वारा, हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू, इस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हमारे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं इसमें हमारे क्या होते हैं सर, हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। अब मैं बात करता हूँ इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में आप कार्बन के बारे में स्टडी कर रहे थे, ठीक है, लेकिन इनऑर्गेनिक में क्या करना है, कार्बन को छोड़कर जितने भी हम एलिमेंट के बारे में स्टडी करेंगे वह हमारा क्या कहलाएगा सर, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाएगा, ठीक है। तो पहला डेफिनेशन यहाँ पे लिखा गया है, डज नॉट कंटेन्स कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। जो हमारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड रहेंगे इसमें ना तो कार्बन रहेंगे ना तो हाइड्रोजन बॉन्ड रहेंगे, ठीक है, वही सर कहलाते हैं हमारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड। या दूसरी तरीके से आप डिफाइन कर सकते हैं, मींस की अदर देन कार्बन, जिसमें हम क्या करते हैं, कार्बन के अलावा एलिमेंट के बारे में स्टडी करते हैं, कंपाउंड के बारे में स्टडी करते हैं सर, उसी को बोलते हैं हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं। एग्जाम्पल लिखा गया NaCl, मींस की सोडियम क्लोराइड, यहाँ पे MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड, CO2 मींस की कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे देखिए कार्बन आया है, लेकिन इसको हम कार्बन, जो इसके बीच हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता है, इसके बीच, इन दोनों के बीच क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होते हैं, तो ये हमारा क्या है सर, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड का हमारा इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो यहाँ पे देखना है, आपको ध्यान देना कि हाइड्रोजन बॉन्ड किसमें सिर्फ होते हैं, हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में होते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड में नहीं होते हैं। तो आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं सर, हमारा जो सब्जेक्ट है इसका मतलब हमें जल्दी से समझाइए, क्योंकि हमने तो अभी यहाँ पे देख लिया क्या, इनऑर्गेनिक समझ लिया, आपका सब्जेक्ट का नाम है फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इनऑर्गेनिक का मतलब आपने समझ लिया, अब हमें सिर्फ सर समझना क्या,
फार्मास्यूटिकल वर्ड का मतलब समझना है। तो यहाँ पे फार्मास्यूटिकल वर्ड दो वर्ड से मिलके बना होता है सर, फार्मा प्लस सूटिकल। फार्मा प्लस सूटिकल, फार्मा का मतलब कहीं पे भी अगर मान लीजिए कोई पूछता आप फार्मेसी कर रहे हैं, फार्मेसी का मतलब क्या होता है, तो बोलना कि फार्मेसी का मतलब होता है जिसमें हम ड्रग के बारे में क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। तो फार्मा का मतलब सर क्या होता है, ड्रग बोल सकते हैं या तो मेडिसिन बोल सकते हैं। सूटिक्स का मतलब क्या होता है सर, प्रिपरेशन भी बोल सकते हैं, फार्मूलेशन बोल सकते हैं। अगर इस चीज से डिफिनेशन निकालें तो आप बता सकते हैं सर प्रिपरेशन ऑफ ड्रग, या बोल सकते हैं प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन इज कॉल्ड फार्मास्यूटिकल। तो यही डिफिनेशन लिखी गई है, प्रिपरेशन ऑफ ड्रग और मेडिसिन इज कॉल्ड फार्मास्यूटिकल। इज कॉल्ड यहाँ पे लिखना है, इज कॉल्ड फार्मास्यूटिकल, यहाँ पे लिख लेना, मिस्टेक हो गया है, ठीक है। तो आई होप आपको फार्मास्यूटिकल समझ में आ गया, इनऑर्गेनिक समझ में आ गया। इनऑर्गेनिक का मतलब जिसमें हम कार्बन के अलावा एलिमेंट के बारे में स्टडी करते हैं और इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता, उसको सर बोलते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और फार्मास्यूटिकल का मतलब होता है जिसमें हम ड्रग की प्रिपरेशन करते हैं, ड्रग को बनाते हैं, मेडिसिन को बनाते हैं, उसे सर बोलते हैं हम फार्मास्यूटिकल बोलते हैं। तो आइए अब दोनों को मिला के डिफिनेशन निकालते हैं। फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक का मतलब क्या होता है, यहाँ पे इनऑर्गेनिक एक ही में लिखना है, इनऑर्गेनिक एक ही साथ लिखना है, अलग अलग नहीं लिखना है। तो फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो होती है एक ब्रांच की साइंस, एक साइंस की एक ब्रांच होती है जिसमें हम क्या करते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड का यूज करके, इनऑर्गेनिक कंपाउंड का यूज करके क्या करते हैं, ड्रग या मेडिसिन को बनाते हैं, उसी को सर बोलते हैं फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बड़ी ही सिंपल डिफिनेशन है। इट इज ए ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट दोज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री विच इन्वॉल्व इन द प्रिपरेशन ऑफ ड्रग और मेडिसिन, ठीक है। ऐसे इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो मेडिसिन को बनाने के लिए शामिल होते हैं, उसी की स्टडी को हम बोलते हैं सर फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सर आपने बड़ी सिंपल तरीके से डिफाइन कर दिया। तो जैसे मैं बात करता हूँ यहाँ पे सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट जो एक तरीके का एंटासिड होती है। एंटासिड का मतलब अगर आप मान लीजिए कि आपके पेट में बहुत ज़्यादा एसिड बन गई है, मीन्स कि HCl का सिक्रेशन जो है, HCl बहुत ज़्यादा आपके पेट में निकलने लगता है, जिसके वजह से क्या होती है, आपको एसिडिटी होने लगती है। तो उस एसिडिटी को दूर करने के लिए हम क्या देते हैं सर, सोडियम बाइकार्बोनेट, जो आपको आगे पढ़ने भी है। दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट जो होता है एक तरीके का इमेटिक एजेंट होता है। इमेटिक एजेंट का मतलब होता है कि एक ऐसी मेडिसिन जो क्या करवाए, उल्टी करवाए, जो उल्टी करवाए उसको बोलते हैं एमेटिक एजेंट। जैसे मान लीजिए कोई जहर खा लिया, अब जहर खा लिया तो जहर का निकालने का एक ही तरीका है कि उसको जल्दी से जल्दी उल्टी हो जाए। तो गांव में क्या करते हैं कि जो दाल होती है, दाल का पानी पिला देते हैं या बहुत ज़्यादा नमक पिला देते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें करते हैं। लेकिन अगर मेडिसिन देना रहता है तो आप कॉपर सल्फेट देंगे। कॉपर सल्फेट क्या करता है, जैसे ही भी हमारा पेशेंट लेगा उसको, ठीक है, जो जहर खाया है वो तुरंत ही क्या कर देगा, उल्टी कर देगा, ठीक है। तो आई होप आपको सारी चीज़ समझ में आ गई होगी। मैंने बताया फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब होता है जिसमें हम क्या करते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड का यूज करके ड्रग या मेडिसिन बनाते हैं और उसके बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है, उसी को बोलते हैं फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं, ठीक है। अब बात आती है, हमारा जो चैप्टर आता है, पहला चैप्टर आता है इम्प्योरिटीज आती है, ठीक है। फार्माकोपिया देख लीजिए, आप फार्मास्यूटिक्स में पढ़ चुके हैं तो बार बार उसको रिवाइज नहीं किया जाएगा, आप वहीं से जाके देख लीजिएगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम यहाँ पे हमारा इम्प्योरिटी का मतलब क्या होता है। पहले एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं आपको दे देता हूँ, खाना दे देता हूँ एक थाली में, आपको पूड़ी दे दिया, सब्जी दे दिया, ठीक है, दाल दे दिया, ये सारी चीज़ें आपको मैंने दे दिया, ठीक है। अब आप आराम से खा रहे हैं। अब अचानक आके एक मक्खी, इसमें एक मक्खी क्या हो गई, इसमें आके गिर गई, तो आपका खाना क्या हो गया, खराब हो गया। अब एक खाना खाने के योग्य नहीं है, खाने के योग्य नहीं है, आप क्या करेंगे, इसे बेकार समझते बाहर फेंक देंगे, ठीक है। सेम तरीके से हमारे इम्प्योरिटी का कॉन्सेप्ट है।
इम्प्योरिटी जो हमारा होता है दो वर्ड से मिलके बना होता है, इम प्लस प्योरिटी। ठीक है, इम का मतलब होता है नॉट, प्योरिटी का मतलब होता है प्योर, शुद्ध, मतलब कि जो पूरी तरीके से शुद्ध ना हो। ठीक है, वही हमारी कहलाती है इम्प्योरिटी। तो आपके खाने में अगर मक्खी गिर जाएगी तो आपका खाना खाने योग्य रहेगा, आपका खाना शुद्ध रहेगा, नहीं रहेगा। तो वही हमारा जो ये मक्खी है, ये हमारा क्या, एक फॉरेन बॉडीज है, यही हमारी इम्प्योरिटी कहलाती है। ठीक है, तो आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, इम्प्योरिटी जो होता है एक तरीके का अनवांटेड केमिकल सब्सटेंस होता है, एक अनवांटेड केमिकल सब्सटेंस होता है जो हमारे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में अगर आके शामिल हो जाता है तो ये क्या करता है, हमारी जो मेडिसिन होती है, हमारी जो ड्रग होती है, उसकी प्योरिटी को खराब कर देता है, उसकी क्वालिटी को भी क्या करता है, खराब कर देता है। वही सर कहलाती है हमारी इम्प्योरिटी कहलाती है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर से आपको एग्जाम्पल से और तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे अब आप एक कंपनी में गए, आप किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी में जाते हैं दवा बनाने के लिए। अब यहाँ पे क्या करते हैं, आपको टेबलेट बनानी है तो क्या करते हैं, पाउडर डालते हैं, पाउडर के साथ अदर एक्सिपिएंट जैसे बाइंडर, ठीक है, कोटिंग एजेंट, ये सारी चीजें डालते हैं टेबलेट बनाने के लिए मशीन में। अब अचानक क्या हो जाए कि आपके ही द्वारा इसके अंदर कुछ चीजें ज्यादा गिर जाती हैं, कुछ अलग चीजें। मान लीजिए कि आपको यहाँ पे पीसीएम मतलब पैरासीटामोल बनानी थी, इसके अलावा ड्रग गिर जाती है हमारी एसिक्लोफेनेक गिर जाती है इस मशीन के अंदर। तो जितने भी हमारे ये पाउडर रहेंगे जो हमने टेबलेट बनाने के लिए डाले थे, अब ये हमारा पाउडर क्या हो गया, खराब हो गया। तो ये हमारा जो एसिक्लोफेनेक था, ये हमारा इम्प्योरिटी की तरह ही काम करेगा, जो हमारे ड्रग को, पूरे ड्रग की सेफ्टी को और इसकी क्वालिटी को क्या कर दे रहा है, खराब कर दे रहा है। वही हमारी सर कहलाती है इम्प्योरिटी कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पे डिफिनेशन लिखा गया है, मैंने दूसरी भी डिफिनेशन लिख दी आपके समझने के लिए। इम्प्योरिटी जो होती है, इम्प्योरिटी एक अनवांटेड मटेरियल होता है जो कि हमारे प्योर एपीआई में प्रेजेंट होता है। अगर आ जाता है प्योर एपीआई में, अगर आ जाता है तो क्या करता है, सॉरी, तो क्या करता है कि हमारा जो ड्रग है एपीआई मतलब कि एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, उसको क्या करता है, उसकी प्योरिटी को खराब कर देता है और उसकी क्वालिटी को क्या कर देता है, खराब कर देता है। सर वही हमारी कहलाती है इम्प्योरिटी कहलाती है। तो यहाँ पे एग्जांपल के तरीके से आइए और समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा क्या था, एक फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, मान लीजिए कि हमारी एक सिरप है, ठीक है। अब इस सिरप के अंदर कोई फॉरेन बॉडीज आ जाती, मान लीजिए कि धूल आ गई, फॉरेन बॉडीज में कुछ भी हो सकता, धूल आ गए, या तो कोई आयरन का टुकड़ा आ गया, ठीक है, या तो बैक्टीरिया आ गया, ये कोई भी चीजें अगर इस फॉर्मुलेशन के अंदर आ जाता है तो ये क्या करता है, ये फॉरेन बॉडीज क्या करता है कि हमारे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को क्या कर देता है, इम्प्योर कर देता है। सर यही तो कहलाती है हमारी फार्मास्यूटिकल, सॉरी यही तो कहलाती हमारी इम्प्योरिटी कहलाती है, फार्मास्यूटिकल इम्प्योरिटी कहलाती है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एग्जांपल में जैसे लेड हो गया, ठीक है, अगर कोई लेड किसी भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में गिर जाता है तो उसको क्या करता है, इम्प्योर कर देता है। कैल्शियम अगर गिर जाता है तो भी क्या करेगा, इम्प्योर कर देता है। आयरन अगर किसी भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में जाता है तो भी क्या करता है, इम्प्योर कर देता है। ये सारे इम्प्योरिटीज के यहाँ पे कई सारे डिफिनेशन और एग्जाम्पल लिखे गए हैं। अब बात करते हैं सर जो हमारी इम्प्योरिटी होती है, इम्प्योरिटी को कैसे कम करेंगे, कैसे रिमूव करेंगे, कैसे मिनिमाइज करेंगे। तो इम्प्योरिटी को मिनिमाइज करने का कई सारे तरीके, कई सारे मेथड है। तो यहाँ पे पहला मेथड दिया गया फिल्ट्रेशन के थ्रू, ठीक है, फिल्ट्रेशन के थ्रू कर सकते हैं। एग्जाम्पल समझते हैं। मान लीजिए कि जैसे आप बना रहे हो चाय बना रहे हो, तो मान लीजिए चाय में अचानक आके क्या गिर गया, अचानक एक कंकड़ आके गिर गया, ठीक है, या तो मान लीजिए कि अगर चम्मच से चला रहे हो तो चम्मच है आके इसमें गिर गया, चम्मच ही गिर गया। तो अगर चम्मच गिर गया तो वो क्या करता है कि एक तरीके का इम्प्योरिटी काम कर रहा है, मतलब कि हमारी चाय को खराब कर रहा है, बाधा उसमें डाल रहा है। तो क्या करेंगे कि इसको अगर हमें निकालना, चम्मच को क्या करेंगे, छन्नी से छान लेंगे। छन्नी से छान लेंगे तो हमारी जो ये चम्मच था, ये कंकड़ था, ये क्या हो जाएगा, निकल जाएगा और हमारी चाय क्या हो जाएगी, सेफ हो जाएगी। ये हमारी प्योर चाय हमें मिल जाएगी। तो हमारा फिल्ट्रेशन के थ्रू भी हम इम्प्योरिटीज को निकाल सकते हैं, प्यूरिफिकेशन के थ्रू भी निकाल सकते हैं, या तो क्वालिटी कंट्रोल मेथड से भी हम क्या करते हैं, इम्प्योरिटी को कम कर सकते हैं।
अब आगे आता है टाइप ऑफ इम्प्योरिटी के बारे में। हमारी जो इम्प्योरिटी होती है तीन तरीके से होती है। एक ऑर्गेनिक इम्प्योरिटी हो सकती है, एक इनऑर्गेनिक, एक रेसिडुअल आती है। ठीक है, तीनों समझते हैं, एग्जाम में आते हैं यहाँ से क्वेश्चन। पहला आता है ऑर्गेनिक इम्प्योरिटी। ऑर्गेनिक इम्प्योरिटी जो होती है, अगर कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब कि जिसके पास क्या हो, कार्बन हो, हाइड्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो और सल्फर हो और इसके बीच, दोनों के बीच क्या, हाइड्रोजन बॉन्ड हो। ठीक है, अगर कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड किसी भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट के अंदर अगर आ जाता है तो वो क्या करता है, उसकी क्वालिटी को, उस प्रोडक्ट की क्वालिटी को, उसकी इफिकेसी को और उसकी सेफ्टी को क्या कर देता है, उसको अफेक्ट कर देता, खराब कर देता। वही हमारा कहलाता है इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटी कहलाता है। तो यहाँ पे डिफिनेशन लिखा गया, ऑर्गेनिक इम्प्योरिटी आर अनवांटेड कार्बनिक बेस्ड कंपाउंड प्रेजेंट इन फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट विच कैन अफेक्ट प्रोडक्ट क्वालिटी, इफिकेसी एंड सेफ्टी। ठीक है, उसी को बोलते हैं हम ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज बोलते हैं। तो आइए एग्जांपल समझते हैं। यहाँ पे सर, यहाँ पे आप समझाते हैं, बड़े मजे से समझाते हैं, तो मैं यहीं पे आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, तो मान लीजिए कि आपका एक फार्मास्यूटिकल क्या है, एक प्रोडक्ट है। मान लीजिए कि आपकी एक है सिरप आपकी है, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट जो है डोजेस फॉर्म एक है। ठीक है, अगर मान लीजिए इसी के अंदर अचानक आके कहीं से भी कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर इसके अंदर कहीं पे से आ जाता, ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे मान लीजिए कार्बन आके इसके अंदर चला है। अब एक कार्बन क्या करेगा, इस सिरप की क्वालिटी को खराब कर देगा, इसकी सेफ्टी को खराब कर देगा, इसकी इफिकेसी को भी खराब कर देगा। ठीक है, क्वालिटी का मतलब कि जैसे प्योर हमारी, अब मतलब कि जब हमारा एक कार्बन नहीं था इसके अंदर तो हमारी जो सिरप थी पूरी प्योर थी, पूरी क्वालिटी वाला था। ठीक है, अब हमारा जब एक कार्बन इसके अंदर आ गया तो इसकी क्वालिटी क्या हो गई, सिरप की क्वालिटी खराब हो गई। ठीक है, अब दूसरा आता सेफ्टी का मतलब समझते हैं। सेफ्टी का मतलब होता है कि जो हमारी ड्रग है, जो हमारी यहाँ पे ड्रग दी गई, उसकी सेफ्टी खराब हो जाएगी। मतलब कि अगर इस सिरप को, अगर मान लीजिए कि इसके अंदर कार्बन चला जाता है इस सिरप के अंदर, तो हमारी जो ड्रग है अब हमारे बॉडी के लिए सेफ नहीं रह जाती। अगर हम इस सिरप को पीते हैं तो ये क्या कर देता है, हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचा सकता है। अब बात करते हैं इफिकेसी का मतलब। इफिकेसी का मतलब पहले जैसे सिरप काम कर रही थी, जब हमारी जो सिरप थी यह पहले जब प्योर थी, यह पूरी अच्छे तरीके से अपना एक्शन शो कर रही थी, लेकिन जब इसमें कार्बन की इम्प्योरिटीज आ गई तो इसकी जो इफिकेसी है, इसकी जो कार्य करने की क्षमता है, वह हमारी क्या हो गई, कम हो गई। तो इस तरीके से ऑर्गेनिक आप इम्प्योरिटीज को समझ सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। जो हमारी ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज होती है यह कब आती है, यह कब प्रोड्यूस होती है। ठीक है, जब आप क्या करते हैं, किसी भी मेडिसिन को बनाते हैं तब यह हमारी आ सकती है, या किसी भी मेडिसिन को जब स्टोर करते हैं आप स्टोर रूम में तब आ सकती है। ठीक है, और जो ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज होती है इसको आसानी से आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता, आसानी से पहचाना नहीं जा सकता। किस वजह से, किस ऑर्गेनिक कंपाउंड की वजह से यह हमारी इम्प्योरिटीज आई है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं हम इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज के बारे में। जो हमारी इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज होती है ये जो होते हैं एक तरीके के अनवांटेड नॉन कार्बन बेस्ड कंपाउंड होते हैं, जो क्या करते हैं, हमारे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट की क्वालिटी को खराब कर देते हैं, एफिकेसी को खराब कर देते हैं, उसकी सेफ्टी को खराब कर देते हैं। वही सर कहलाते हैं हमारे इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज कहलाते हैं। तो आइए ये भी एग्जांपल समझते हैं। सर ऐसे आप बताते तो बड़ा मजा आता है। ठीक है, तो आइए यहाँ पे समझते हैं। मान लेते हैं कि एक हमारा क्या है, एक फार्मास्यूटिकल डोजेस फॉर्म में मान लेते हैं एक टेबलेट है। ये मान लेते हैं इसमें कई सारे ऐसे टेबलेट भरे हैं, टेबलेट हैं सारे। अब क्या होता है कि इसके अंदर मान लीजिए कहीं से आ जाता है कोई इनऑर्गेनिक कंपाउंड आ जाता है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड आके इसमें आ जाता। मान लीजिए कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड में NaCl आके टेबलेट में हमारे गिर गया। अब ये NaCl मीन्स कि ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या करेगा, इस टेबलेट की क्वालिटी को खराब कर देगा, इसकी इफिकेसी को खराब कर देगा और इसकी सेफ्टी को खराब कर देगा। यही हमारी कहलाती सर इनऑर्गेनिक
फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज कहलाती है। तो आई होप आपको यह भी समझ में आ गया होगा। जो हमारी इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज होती है कब आती है, कब प्रोड्यूस होती है, जब आप क्या करते हैं किसी भी मेडिसिन को बनाते हैं, ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के थ्रू ये सारी चीजें हमारी आती हैं। और जो हमारी इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज होती है इसको आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, आसानी से पहचान सकते हैं, वह भी किसके थ्रू, लिमिट टेस्ट के थ्रू, जो आपको सेकंड चैप्टर में पढ़ने हैं इसी वाले में। इसके बाद जो वीडियो बनेगी लिमिट टेस्ट पे ही बनने वाली है। अगला आता है हमारा सर तीसरा वाला जो आता है टाइप, रेसिडुअल सॉल्वेंट। रेसिडुअल सॉल्वेंट जो होता है एक तरीके की इम्प्योरिटीज होती है जो क्या होते हैं स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं एज ए सॉल्वेंट, ठीक है, जो क्या करते हैं हमारे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को ये क्या कर देते हैं उसकी सेफ्टी को, इफिकेसी को क्या कर देते हैं, खराब कर देते हैं सर, वही कहलाता है हमारा रेसिडुअल सॉल्वेंट कहलाते हैं। तो आइए एग्जांपल समझते हैं इसको भी, ठीक है, यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे समझ लेते हैं इसको। मान लीजिए कि एक प्लांट है, आपको पता है प्लांट से मेडिसिन बनाई जाती हैं। अब मान लीजिए इस प्लांट की हमने क्या कर लिया, पत्ती ले लिया। अब इस पत्ती को क्या किया, हमने कूट लिया अच्छे से, किसमें, मोटार पिस्टल में अच्छे तरीके से कूट लिया। अब क्या करना है, इसी पत्ती से मान लीजिए हमें निकालनी है कैफीन निकालनी है इस पत्ती से, ठीक है। मान लीजिए ये भांग का पेड़ है, भांग के पेड़ से हमें क्या करना है, निकालना है, हमें कैफीन निकालनी है। अब क्या करेंगे, अब इस प्लांट को कूट लिया हमने, कूटने के बाद इसमें एक सॉल्वेंट भी हम ऐड करते हैं ताकि हमारा जो एक कैफीन है आसानी से निकल जाए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसके बाद क्या करते हैं, फार्मास्यूटिकल जो कंपनी होती है उसमें जाते हैं हम निकालने के लिए, ठीक है। निकालते हैं तो सबसे पहले इस सॉल्वेंट को हम निकालते हैं, सॉल्वेंट को अलग कर देंगे, कैफीन को अलग कर देंगे। लेकिन क्या होता है, रेसिडुअल सॉल्वेंट इम्प्योरिटीज के केस में क्या होता है कि यही सॉल्वेंट थोड़े मोड़े इस कैफीन में बच जाती है। जब बच जाती है, इसके बाद जब हम इस कैफीन से क्या करते हैं, खांसी वाली सिरप बनाते हैं, तो यही हमारा सॉल्वेंट क्या करता है, ये क्या करता है कि इस कैफीन वाले सिरप की सेफ्टी को खराब कर देगा, इसकी क्वालिटी को खराब कर देगा और इसकी इफिकेसी को क्या कर देता है, खराब कर देता है। सर यही हमारा कहलाता है रेसिडुअल इम्प्योरिटीज कहलाता है, ठीक है। और जो हमारे रेसिडुअल सॉल्वेंट इम्प्योरिटीज होती है, इसको आप दूसरे तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं। दीज आर दोज इम्प्योरिटी विच प्रोड्यूस ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस फ्रॉम सॉल्वेंट। जब हम क्या करते हैं, किसी भी मेडिसिन को बनाते हैं, मीन्स की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस करते हैं, तब यह हमारी रेसिडुअल सॉल्वेंट इम्प्योरिटीज यह क्या होती है, ठीक है। ये उसी टाइम क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। और क्या होता है कि मैंने बताया कि जैसे कैफीन को निकालना है तो कैफीन में पहले सॉल्वेंट को अलग करते हैं और कैफीन को अलग करेंगे। कभी कभी क्या होता है कि ये सॉल्वेंट थोड़ा मोड़ा इस कैफीन के साथ रह जाता है और यही क्या करता है, इम्प्योरिटीज कॉज करने का काम करता है, ठीक है। तो यहीं पे लिखा गया रेसिडुअल जो सॉल्वेंट होते हैं ये क्या करते हैं, हमारे ड्रग की सेफ्टी को, मतलब मेडिसिन की सेफ्टी को, इफिकेसी को और उसकी क्वालिटी को क्या कर देते हैं, अफेक्ट करते हैं, खराब करने का काम करते हैं। तो यहाँ पे आप डिफिनेशन लिख सकते हैं सारी चीजें। अब बात करते हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट है, सोर्सेज ऑफ इम्प्योरिटीज के बारे में। 7 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में हर साल पूछा जाता है, सोर्सेज ऑफ इम्प्योरिटी बताइए। तो सबसे सोर्सेज का मतलब है कहाँ से इम्प्योरिटी आ सकती है, ये कहाँ से हमारे इम्प्योरिटी आकर जो हमारे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है उसकी सेफ्टी, इफिकेसी और उसकी क्वालिटी को खराब कर सकते हैं। सबसे पहला जो सोर्स है रॉ मटेरियल, दूसरा हमारे आते हैं रेजेंट यूज, तीसरा प्रोसेस और मेथड यूज, सॉल्वेंट, फिर आता है एटमॉस्फेरिक कंडीशन, स्टोरेज कंडीशन, पैकेजिंग मटेरियल और ह्यूमन एरर। ये सारे हमारे क्या हैं, सोर्सेज ऑफ इम्प्योरिटीज हैं, ठीक है। सोर्सेज ऑफ इम्प्योरिटी, यहाँ से इम्प्योरिटीज हमारी आती हैं और ये क्या करती हैं, हमारे जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट उसको खराब कर देती है। सबसे पहले बात करेंगे रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल का मतलब होता है कच्चा माल, ठीक है। रॉ मटेरियल का मतलब होता है कच्चा माल। जैसे मान लीजिए कि कोई भी प्लांट है, कोई भी प्लांट से मान लीजिए हम ले लिए पत्ती, ये पत्ती हमारा क्या है, एक तरीके का कच्चा माल है,
ठीक है। तो हमारे जो रॉ मटेरियल होते हैं, कभी कभी क्या होता है कि रॉ मटेरियल क्या करते हैं कि हमारे जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट हैं ये क्या करते हैं, उसको इम्प्योर बनाने का काम करते हैं, कंटामिनेट बनाने का काम करते हैं। ठीक है। तो रॉ मटेरियल क्या होता है, तरीके का कच्चा माल होता है। कभी कभी क्या होता है कि हमारे यही रॉ मटेरियल क्या करते हैं कि हमारे जो फाइनल प्रोडक्ट है अगर ये प्रेजेंट हो जाते हैं उसमें, इसकी अगर इम्प्योरिटीज हमारे प्रोडक्ट के अंदर प्रेजेंट हो जाती है, ये क्या करते हैं कि हमारे फाइनल प्रोडक्ट को इम्प्योर बना देते हैं। जैसे बात करते हैं यहाँ पे ट्रेसेस ऑफ लेड, अगर लेड का इम्प्योरिटीज अगर प्रेजेंट है किसी भी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में, वो क्या करते हैं फाइनल प्रोडक्ट को क्या करेंगे, इम्प्योर बना देंगे। कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, ये सारे क्या करते हैं हमारे फार्मास्यूटिकल जो फाइनल प्रोडक्ट है उसको इम्प्योर या कंटामिनेट बनाने का काम करते हैं। तो यहाँ पे लिखा गया सम टाइम इम्प्योरिटीज कम फ्रॉम द रॉ मटेरियल। कुछ ऐसा होता है कि हमारे जो इम्प्योरिटीज हैं यहाँ कहाँ से आते हैं, रॉ मटेरियल से आते हैं, कच्चे माल से आते हैं, जो क्या करते हैं हमारे फार्मास्यूटिकल फाइनल प्रोडक्ट है उसको क्या करते हैं, कंटामिनेट कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारे जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है उसकी सेफ्टी, इफिकेसी और जो क्वालिटी होती है वह खराब हो जाती है। ठीक है। तो जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा गया है, जेंजीसेन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द कंटेन हैवी मेटल्स लाइक लेड। जो हमारे जेंजीसेन होते हैं एक तरीके का प्लांट होता है। ठीक है। जेंजीसेन जो होता है एक तरीके का प्लांट होता है। ठीक है। जिसके पास जो होते हैं हैवी मेटल्स होते हैं, हैवी मेटल्स में जैसे क्या होते हैं, लेड होते हैं। ये क्या करते हैं, ये लेड क्या करते हैं, इसकी क्वालिटी को अगर ये प्रेजेंट रहते हैं इसी के अंदर, तो ये क्या कर देते हैं, जब इससे हम फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसकी सेफ्टी, इफिकेसी को क्या कर देते हैं, खराब कर देते हैं। जैसे मैं बात करता हूँ, ये प्लांट मान लीजिए किसका है, जेंजीसेन का प्लांट है। इस प्लांट का हमने क्या बना लिया, पाउडर बना लिया। अब इससे इसमें क्या होता है, एक हैवी मेटल्स होता है जिसको बोलते हैं हम लेड बोलते हैं। अब अगर इस पाउडर से हमने लेड को निकाल लिया, अलग कर लिया है, और जो इस पाउडर में और सारी चीजें बचती हैं उसको हमने अलग कर लिया, तब तो हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो हमारा अच्छा बनेगा। लेकिन क्या करते हैं कि अगर हम इस लेड को इस पाउडर से नहीं निकालते हैं तो ये क्या करेगा, इम्प्योरिटीज की तरह काम करेगा। मीन्स कि ये क्या करेगा, हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा इस जेंजीसेन के पाउडर से, वो क्या करेगा, उसकी सेफ्टी, इफिकेसी को क्या करेगा, कम कर देगा। तो पहला हमारा सोर्सेज ये हो गया। दूसरा सोर्सेज यहाँ पे हो गया रीजेंट के अगर हम जो इम्प्योरिटी होती है यह कभी कभी जो होती है रीजेंट की वजह से भी आती है। ठीक है। कुछ रीजेंट ऐसे होते हैं जो हम जब क्या करते हैं कि मान लीजिए कि मैं बता रहा था, जैसे कैफीन की एग्जांपल मैं दे रहा था, कैफीन को क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, मान लीजिए कोई सॉल्वेंट यूज करते हैं, सॉल्वेंट में जैसे एसीटोन यूज कर रहे हैं, एग्जांपल की बात कर रहे हैं, आपको लिखना नहीं है, एसीटोन यूज कर रहे हैं। अब मान लीजिए कि हम क्या करेंगे, कैफीन को अलग कर लिए, एसीटोन को अलग कर लिए, लेकिन कुछ अमाउंट में हमारा ये एसीटोन जो रीजेंट है इस कैफीन के साथ रह जाता है। तो ये क्या करता है, फाइनल प्रोडक्ट को क्या करेगा, फाइनल प्रोडक्ट को कंटामिनेट कर देगा। कंटामिनेट का मतलब होता है खराब कर देना, खराब का मतलब होता है वही सेफ्टी, इफिकेसी, इन सारी चीजों को खराब कर देता है। तो दूसरा हो गया। तीसरे बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का मतलब जैसे मान लीजिए आप ही हैं, जैसे आप खाना बनाने जाते हैं, ठीक है, अगर आपकी कढ़ाई गंदी है, जिस कढ़ाई में आप सब्जी बना रहे हैं अगर वो कढ़ाई गंदी है तो क्या आपकी जो सब्जी बनेगी उसकी क्वालिटी अच्छी रहेगी, ठीक, क्वालिटी अच्छी रहेगी, इफिकेसी अच्छी रहेगी, वह आपके बॉडी के लिए लाभदायक रहेगी, नहीं रहेगी, क्योंकि आपकी कढ़ाई क्या है, गंदी है। तो ऐसे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री होती हैं, अगर हमारे जो फार्मास्यूटिकल जो मशीन्स होती हैं जिससे हम मेडिसिन बनाते हैं, अगर वो हमारी प्रॉपर क्लीन है, प्रॉपर सैनिटाइजेशन उसका हुआ है, तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो अच्छा बनेगा। लेकिन अगर यही सारी चीज़ें नहीं है, प्रॉपर तरीके से हमारा मशीन क्लीन नहीं है, उसका सैनिटाइजेशन अच्छे तरीके से नहीं हुआ है, तो हमारे जो फाइनल प्रोडक्ट बनेंगे वह हमारे कैसे बनेंगे, कंटामिनेटेड प्रोडक्ट बनेंगे, ठीक है। और उसकी जो क्वालिटी होगी बहुत ही घटिया होगी, उसकी इफिकेसी भी खराब होगी, उसकी सेफ्टी भी खराब होगी, ठीक है। तो हमारे जो इम्प्योरिटीज होती हैं यह हमारे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के थ्रू भी आती हैं, तो यहाँ से लिख सकते हैं। अब बात करते हैं सॉल्वेंट वाला। सॉल्वेंट वाला मैंने ऊपर ही बता दिया आपको, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा गया, यहाँ पे भी पढ़ के मैं बता देता हूँ, मोस्ट ऑफ द फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर यूजिंग वाटर एज सॉल्वेंट। जब हम किसी भी मेडिसिन को बनाते हैं ज़्यादातर जो सॉल्वेंट यूज किया जाता है वह हमारा वाटर यूज किया जाता है। यहाँ पे मैं बार बार सॉल्वेंट बोल रहा हूँ, शायद आपको सॉल्वेंट
लगता समझ में नहीं आ रहा है तो मैं भी सॉल्वेंट का मतलब बता देता हूँ। ठीक है, ज्यादातर कौन से सॉल्वेंट यूज किए जाते हैं मेडिसिन को बनाने के लिए? वाटर के सॉल्वेंट यूज किए जाते हैं। लेकिन क्या होते हैं जो वाटर यूज किए जाते हैं सॉल्वेंट के रूप में, वह हमारे डिस्टिल्ड वाटर यूज किए जाते हैं। डिस्टिल्ड वाटर एक ऐसे वाटर होते हैं जिसके पास ना तो पॉजिटिव आयन होते हैं ना तो निगेटिव आयन होते हैं, ये दोनों आयन नहीं होते, उसे बोलते हैं डिस्टिल्ड आयन, डिस्टिल्ड वाटर बोलते हैं। लेकिन क्या होता है कि कभी कभी क्या होते हैं कि कुछ लोग सॉफ्ट एंड वाटर यूज कर लेते हैं। सॉफ्ट एंड वाटर का मतलब होता है जिसमें सोडियम के आयन होते हैं और क्लोराइड के आयन होते हैं, और यही आयन क्या कर देते हैं, जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है, जो फाइनल मेडिसिन बनती है, उसको क्या कर देती है, कंटामिनेट मींस की खराब कर देती है। तो ये हमारे जो सोडियम है और जो क्लोराइड आयन है, ये क्या है, एक तरीके की इम्प्योरिटीज है। आइए सॉल्वेंट का मतलब समझते हैं। एक होता है सॉल्यूट होता है, एक होता है हमारा सॉल्वेंट होता है। ठीक है, जैसे मैं बात बता दूं कि आपको शरबत बनानी है तो आप क्या लेते हैं, पानी ज्यादा लेते हैं। जो ज्यादा अमाउंट में लेंगे उसको क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट बोलेंगे। जो कम अमाउंट में, जैसे चीनी आप क्या ले रहे हैं, कम अमाउंट में ले रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं सॉल्यूट बोलते हैं। तो इस तरीके से आप सॉल्यूट और सॉल्वेंट को अच्छे तरीके से याद कर सकते हैं। तो अब आगे आता हमारा जो अगला आता है इम्प्योरिटी के सोर्सेज में, एटमॉस्फेरिक कंटामिनेशन। एटमॉस्फेरिक कंटामिनेशन का मतलब है, अगर मान लीजिए कि अगर आपको सब्जी बनानी है, अगर आप रोड के किनारे जाके बना रहे हैं, रोड के किनारे मान लीजिए आप गए बैठ के बना रहे हैं, तो इधर से गाड़ी आ रही है, इधर से जा रही है, तो धूल उड़ेंगी, तो ये क्या करेंगे, धूल आपके सब्जी को क्या कर देंगे, खराब कर देंगे। तो ऐसे एटमॉस्फेरिक कंडीशन का मतलब होता है कुछ जो इम्प्योरिटीज होती हैं वह हमारे एटमॉस्फेयर से आती है, मीन्स की वातावरण से आती हैं, जो क्या करती है, हमारे फाइनल प्रोडक्ट को कंटामिनेट कर देती है। जैसे हमारा H2S हो गया, ठीक है, टेम्परेचर हो गया, ठीक है, ह्यूमिडिटी का मतलब हो गया, ह्यूमिडिटी को बोलते हैं आर्द्रता, शायद बोलते हैं नमी बोलते हैं, ह्यूमिडिटी का मतलब हो गया नमी, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड हो गए। ये सारे हमारे जो हैं एक तरीके के इम्प्योरिटीज कॉज करने का काम कर देते हैं। ये भी कहां से आते हैं, हमारे एटमॉस्फेयर से आते हैं। तो ये हमारा एटमॉस्फेरिक कंडीशन हो गया। अब बात करते हैं, अगला आता हमारा स्टोरेज कंडीशन आता है, स्टोरेज कंडीशन। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ये हमने बना लिया, एक मेडिसिन बना लिया, किसका, सिरप बना लिया, ये हमारा बन गया सिरप, किसका, पैरासीटामोल का सिरप हमने कंपनी में बना लिया। अब इस पैरासीटामोल का जो बॉटल है, इसको कहीं ना कहीं क्या करेंगे, स्टोर करेंगे, स्टोर रूम में क्या करेंगे, स्टोर करेंगे अच्छे तरीके से। ठीक है, तब हमारा ये फार्मास्यूटिकल जो प्रोडक्ट है ये हमारा सुरक्षित रहेगा, पूरा प्योर रहेगा। लेकिन क्या करते हैं, कभी कभी क्या होता है कि जो हमारा फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है उसको हम ऐसे जगह रख देते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा धूल रहती है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा इंसेक्ट रहते हैं, मतलब कीड़े मकोड़े रहते हैं, जहाँ बहुत ज़्यादा एनिमल रहते हैं। ठीक है, अगर ऐसे जगह रख देते हैं, ठीक है, तो ये क्या होता है, हमारा जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है ये हमारा क्या हो जाएगा, इम्प्योर हो जाएगा। तो इम्प्योरिटी आने के चांसेस कहाँ से भी हो सकते हैं, स्टोरेज कंडीशन से भी हो सकते हैं। अगला आता है पैकेजिंग मटेरियल। पैकेजिंग मटेरियल का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए कि हमने मेडिसिन बना लिया, ये टेबलेट बना लिया, अब इस टेबलेट को क्या करते हैं, किसी एक फॉयल के अंदर इस तरीके से पैक कर देते हैं, फॉयल के अंदर क्या करेंगे, पैक कर देंगे। अगर इसी फॉयल को अच्छे तरीके से अगर हम पैक ना करते हैं तब भी हमारी क्या आ सकती है, इम्प्योरिटीज आ सकती है। तो ये हमारे टेबलेट ऑक्सीजन से रिएक्ट करके खराब हो सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से भी हमारी इम्प्योरिटी आ सकती है। लेकिन कभी कभी आपने सोचा होगा कि कुछ जो हमारे सिरप हैं वह कुछ लाल वाले बोतल में आते हैं, कुछ सफ़ेद वाले बोतल में आते हैं, ठीक है, कुछ काले वाले बोतल में आते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, इसलिए होता कि क्योंकि जो हमारे पैकेजिंग मटेरियल होता है जिनसे हम क्या करते हैं, अपने फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को पैक करते हैं, वो क्या कर देते हैं, इम्प्योरिटी से बचाने का काम करते हैं। अगर वही अच्छे तरीके से ना करते हैं तो हम वो सूर्य की रोशनी से क्या हो जाते हैं, कंटामिनेटेड हो जाते हैं, और वो उसकी क्वालिटी और इफिकेसी क्या हो जाती है, खराब हो जाती है। तो कुछ मटेरियल जैसे यूज किए जाते हैं, ग्लास यूज किए जाते हैं, फार्मास्यूटिकल जो प्रोडक्ट है उसको पैक करने के लिए प्लास्टिक यूज किए जाते हैं, रबर यूज किए जाते हैं, मेटल यूज किए जाते हैं, पेपर भी यूज किए जाते हैं, ये सारी चीज़ें यूज की जाती हैं। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि देखा होगा आपने, जैसे वेटनोवेट-सी की मैं बात करूँ तो उसको एल्यूमिनियम के फॉयल में बंद करते हैं, वेटनोवेट-सी को क्यों करते हैं, क्योंकि वो क्या करे, हमारे
जो ड्रग है उससे रिएक्शन ना कर पाए। अगर रिएक्शन कर लेती है तो हमारी जो ड्रग है उसकी क्वालिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, हमारा प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, कंटामिनेटेड हो जाएगा। तो हमारा जो इम्प्योरिटी है ये हमारे पैकेजिंग मटेरियल पे भी डिपेंड करती है। ठीक है, हमारा पैकेजिंग मटेरियल कैसा है। अगर हमारा पैकेजिंग मटेरियल रिएक्ट कर देगा हमारे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट के साथ तो हमारा जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है वह हमारा क्या हो जाएगा, इम्प्योर हो जाएगा। अब बात करते हैं ह्यूमन एरर। ह्यूमन के मतलब कि ह्यूमन की बदतमीजी की वजह से भी कुछ एरर्स आने के चांसेस, कुछ इम्प्योरिटीज आने की चांसेस है। जैसे मान लीजिए आप ही लोग हैं, अगर लैब में काम करते हैं तो मान लीजिए मैंने बोला कि आपको 1 ml क्या करना है, वेट करना है। तो अब आपको पता ही नहीं है कि 1 ml कैसे हम वे करेंगे, कैसे मतलब सॉरी कैसे उसको मेजर करेंगे। ठीक है, 1 ml की जगह आपने 1.2 ml क्या कर लिया, मेजर कर लिया। तो आपका जो रिजल्ट आएगा, आपका जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, आपका फाइनल मेडिसिन बनेगी, वो आपकी क्या हो जाएगी, इम्प्योर हो जाएगी, उसकी प्योरिटी खराब हो जाएगी, उसकी क्वालिटी खराब हो जाएगी। तो आप जब भी आप लैब में काम करें तो आप जितने प्रोसीजर में जितनी सारी चीज़ें लिखी गई, जितने अमाउंट में लिखा गया उसको फॉलो करते हुए चलें तो आपका जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट बनेगा वो अच्छा बनेगा। तो हमारे ह्यूमन एरर की वजह से जैसे इम्प्योरिटी आती है, जैसे अगर रॉन्ग मटेरियल अगर यूज कर लेता, मान लीजिए कि बोला गया आपको सोडियम यूज करना तो आपने यूज कर लिया पोटेशियम, तो इस वजह से भी आ सकते हैं हमारे इम्प्योरिटी। अगर आपको कैलकुलेशन ना आता हो तब भी आपके एरर आ सकते हैं। जैसे मैंने बोला 0.1 नॉर्मल के सॉल्यूशन बनाना है, आपने 0.1 नॉर्मल के लेना, हमें 4 ग्राम लेने हैं, 4 ग्राम लेना है NaCl सॉल्यूशन बनाना, अगर 4 ग्राम लेना तो आपने ले लिया 5 ग्राम ले लिया, क्योंकि आपको कैलकुलेशन पता ही नहीं था। तो इस वजह से भी हमारे इम्प्योरिटी आ सकते हैं, रॉन्ग मेजरमेंट की वजह से भी आ सकते हैं। रॉन्ग मेजरमेंट की वजह से मैंने बोला कि आपको लेना है 1 ml, आपने वे कर लिया कितना, 1.2 ml मेजर कर लिया, तो यहाँ पे रॉन्ग मेजरमेंट हो गया। तो इस वजह से भी इम्प्योरिटीज आ सकती हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे अब बात करते हैं हमारा जो यहाँ पे आता है माइक्रोबियल कंटामिनेशन। माइक्रोबियल कंटामिनेशन का मतलब होता है कि जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मतलब होता है जैसे बैक्टीरिया, फंगी, इन सभी की वजह से अगर हमारी मेडिसिन क्या हो जाती है, अगर हमारी मेडिसिन क्या हो जाती है, कंटामिनेटेड हो जाती है। ठीक है, तो उसे बोलते हैं माइक्रोबियल कंटामिनेशन बोलते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये तब होगा, मान लीजिए कि हमें क्या करना है, मान लीजिए कि ये हमारी मशीन है, इस मशीन को पहले हमें क्या करना है, स्टेराइल करना है, इसको सैनिटाइजेशन इसका करना, पहले अच्छे तरीके से इसको साफ करना है, तब हमें क्या करना है, टेबलेट इसमें बनानी है, तब बनानी है। अब मान लीजिए आपने ऐसे यूज कर लिया तो इसमें क्या हो जाएंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस तरीके से, बैक्टीरिया, फंगी इस तरीके से ग्रो हो जाते हैं। तो ये क्या करते हैं, हमारे जो फाइनल प्रोडक्ट होते हैं उसको क्या कर देते हैं, कंटामिनेटेड कर देते हैं, मीन्स की खराब कर देते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटीज। इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटीज, इम्प्योरिटी का क्या क्या इफेक्ट होता है, इम्प्योरिटी क्या क्या कर सकती है। ठीक है, पहला क्या कर सकती है कि हमारे जो इफेक्टिवनेस है, मतलब कि अगर हमारा जो ये मेडिसिन है, हमारी अगर ये टेबलेट है, अगर इसकी जो क्वालिटी है अगर सही नहीं है, ठीक है, अगर इसकी क्वालिटी सही नहीं है, इसकी प्योरिटी सही नहीं है, प्योरिटी ये पूरी तरीके से प्योर नहीं है, तो ये हमारे बॉडी में जाने के बाद अपना काम अच्छे तरीके से नहीं शो करेगी, अपना इफेक्ट अच्छे तरीके से नहीं दिखाएगी। दूसरा है कि हार्मफुल रिएक्शन। अगर मान लीजिए कि ये हमारी टेबलेट है, अगर ये टेबलेट हमारी ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाती है, ठीक है, तो ये अगर हम ये वाली टेबलेट अब खा लेते हैं, मान लीजिए कि आपके पास एक इस तरीके से पत्ते वाली दवा है, अगर मान लीजिए आपने एक दवा को ऐसे खोल के रख दिया, ठीक है, तो अब हमारी ये दवा क्या कर जाएगी, ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाएगी। अब ये हमारी जो दवा है ये हमारी हो जाएगी खराब। अगर अब इस दवा को आप लेते हैं तो ये आपके बॉडी में जाने के बाद कई तरीके के रिएक्शंस कॉज कर सकती है, आपको कई तरीके की बीमारी पैदा करा सकती है। अब अगला आता है एलर्जिक रिएक्शन। एलर्जिक रिएक्शन का मतलब होता है कि अगर आप इम्प्योर फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस यूज करते हैं तो आपके बॉडी में जाने के बाद कई तरीके की एलर्जी कॉज कर सकती है, जैसे कि आपके मतलब कि स्किन पे चकत्ते पड़ सकते हैं, खुजली होने सकती है, ये सारी चीज़ें हो सकती है। लास्ट हमारी डिक्रीज स्टेबिलिटी। अगर आप इम्प्योर ड्रग को यूज़ करते हैं, ठीक है, अगर हमारी ड्रग इम्प्योर हो गई है तो उसकी स्टेबिलिटी भी कम हो जाएगी, मतलब कि वह कम समय तक ही काम करेगी, वह कम स्टेबल रहेगी। तो ये सारी चीज़ें इसमें हमारी
आती हैं। तो अगली वाली वीडियो होने वाली लिविंग टेस्ट पे। तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। एक बार अपने कोर्स के बारे में आपको इंट्रोड्यूस कर देते हैं, फिर उसके बाद वीडियो को एंड करते हैं। जरूर से देख लीजिए, एक बार 1 मिनट देखना बस, ठीक है। अब देखिए ये हमारा कोर्सेज के बारे में। पहली चॉइस है हमारे स्टूडेंट की, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग ट्रिक फार्मेसी डियर स्टूडेंट। तो आपको सबसे पहले डाउनलोड करना है, ट्रिक फार्मेसी ऐप डाउनलोड करना है। डाउनलोड कर लेंगे जब ऐप को, आप जाएंगे पेड कोर्स पे जाएंगे। पेड कोर्स पे क्लिक करेंगे, 2 चीज़ें दिखेंगी, ओवरव्यू दिखेगा एक हमारा कंटेंट दिखेगा। अब कंटेंट पे जाके आप कुछ डेमो वीडियो देख सकते हैं, कुछ नोट्स भी आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। लेकिन अगर आपको कंटिन्यू सारी चीज़ें करनी है तो आप 249, बहुत ही कम पैसा है, ठीक है, ज़्यादा रुपया ये हमारा नहीं। 249 आप समोसे खा के उड़ा देते होंगे। 7 महीने की वैलिडिटी, मतलब एक सेमेस्टर को पूरा कंप्लीट करने के लिए आपको सिर्फ देने हैं 249, 249 रुपये। आप वहां से जाके पेड कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब इस पेड कोर्स में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलने वाले हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्लस सॉल्यूशन मिलेंगे, नोट्स मिलेंगी, वीडियो लेक्चर मिलेंगी, रिकॉर्डेड वीडियो मिलेंगी, लाइव वीडियो मिलेंगी, डेमो वीडियो मिलेंगे, सब सारी चीजें मिलने वाली हैं, ठीक है। आप व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया। टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर से कर दीजिएगा, और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।